ये सर्कुलर मोशन तीन अलग अलग चैप्टर में डिवाइडेड है। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, मोशन इन अ प्लेन में, फिर लॉज ऑफ मोशन में डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और फिर एनर्जी के कंसेप्ट से वर्टिकल सर्कुलर मोशन। और क्वेश्चन 2 से 3 यहां से पक्का है, नहीं एकदम क्रक्स, पूरी बात यहां पे कर दूंगा मैं सर्कुलर मोशन, ठीक है। सर्कुलर मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। दो तरह का सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन, एक भागने का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन, वो तो लगातार चेंज हुआ है। अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहा हूं तो ऐसे घुमाऊंगा, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार, स्वागत है एमआर की क्लास में। तो आज हम लोग चलो सर्कुलर मोशन रिवाइज करते हैं। अब सर्कुलर मोशन में क्या क्या आता है, तो काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, कॉनिकल पेंडुलम और वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ये सर्कुलर मोशन तीन अलग अलग चैप्टर में डिवाइडेड है। काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, मोशन इन अ प्लेन में, फिर लॉज ऑफ मोशन में डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, और फिर एनर्जी के कंसेप्ट से वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। तो हम शुरू करेंगे काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन में, उसमें पढ़ेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आर्क लेंथ, एवरेज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसके बाद डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, इनर्शियल फ्रेम, नॉन इनर्शियल फ्रेम, स्यूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कब लगता है, बेंडिंग ऑफ कार, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ बैंक रोड, पेंडुलम प्रॉब्लम, डेथ बेल का प्रॉब्लम, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। 3 चैप्टर में आता है भाई, है ना, बहुत बड़ा सेक्शन है। और क्वेश्चन 2 से 3 यहां से पक्का है नीट में। इतना बड़ा सेक्शन, 3 चैप्टर इंक्लूड हो गया। तो चलिए पूरा सेक्शन देखते हैं कितना रिवाइज कर पाते हैं। शुरू करते हैं पहले, ठीक है। तो आज हम लोग कंप्लीट सर्कुलर मोशन देखने वाले। कंप्लीट मतलब कंप्लीट, पूरा रिवीजन करेंगे, है ना, रिवीजन के पर्पज से समझेंगे, एकदम क्रक्स, पूरी बात यहां पे कर दूंगा मैं सर्कुलर मोशन की, ठीक है। सबसे पहले जैसे ही सर्कुलर मोशन शुरू होता है तो हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन की। किसको कहते हैं सर्कुलर मोशन? सर्कुलर मोशन व्हेन ऑब्जेक्ट्स मूव ऑन अ सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या लिखते हो? व्हेन ऑब्जेक्ट मूव, व्हेन ऑब्जेक्ट, JECT, ऑब्जेक्ट्स मूव्स ऑन द, moves on the circumference of circular path, circumference of circular path is called circular motion। तो ये सर्कुलर पाथ है, मान लीजिए ये इसका सेंटर है, ये इसका रेडियस है। हमेशा सर्कुलर मोशन का जो ऑब्जर्वर होता है, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, बाय डिफॉल्ट ये सेंटर से अटैच्ड रहता है। तो मान लीजिए पार्टिकल यहां पे है, तो इसकी पोजीशन वेक्टर आप ये लिखेंगे, ओ वाओ, इसका पोजीशन वेक्टर होगा एक्स आई, जिसकी वैल्यू होगी आर, और डायरेक्शन होगा आगे की तरफ। देखिए, तो पोजीशन वेक्टर हम सेंटर से ही मेजर करते हैं, लेकिन कोई किताब में कहीं नहीं लिखा। लेकिन आपको ये बाय डिफॉल्ट समझना है कि रेफरेंस पॉइंट हमेशा ओरिजिन है। तो यहां से इसकी ये रेफरेंस से इस पार्टिकल की देखिए पोजीशन वेक्टर ये हो गई। हाँ, अब पार्टिकल डगमगाते हुए किसी तरीके से घूमते कूदते हुए यहां तक पहुंचा, तो ये पार्टिकल ने एक्चुअल ने सर्कमफ्रेंस पर डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ना सर्कुलर पाथ पे, वो आर्क लेंथ आर थीटा के बराबर होता है। मान लीजिए किसी v स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से चलते हुए चलते 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 यहां तक पहुंचा, तो कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया? तो ये हो गया फाइनल पोजीशन। भाई यहां पहुंचा तो रेफरेंस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में फाइनल पोजीशन वेक्टर ये आर वेक्टर हो गई, इनिशियल पोजीशन वेक्टर भी आर वेक्टर है, और ये मान लीजिए थीटा एंगल घूमा है। तो यहां से हम कहते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है थीटा, और एंटी क्लॉकवाइज घूमा कैसा? एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्लॉकवाइज बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो ये हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस कितना मूव किया है? डिस्टेंस मूव करता है बेटा आर्क लेंथ के बराबर, तो आर इंटू थीटा, ये डिस्टेंस हो गया, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। और सिंपल डिस्प्लेसमेंट अगर लिखा हो, सिंपल डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना आर, इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना आर, देखो इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना आर, फाइनल पोजीशन वेक्टर कितना आर, तो जीरो आ जाएगा? नहीं, आर वेक्टर और आर वेक्टर दो ऐसे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जिनका मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम है और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। देखो ना, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये है, फाइनल पोजीशन वेक्टर ये है, दो वेक्टर का हम सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो ये आ जाएगा 2r sin थीटा बाई 2। ये है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट।
2r sin थीटा बाई 2। अगर एंगल छोटा लोगे, इफ थीटा इज स्मॉल, अगर थीटा स्मॉल होता है बेटा तो आप कह सकते हो कि साइन थीटा थीटा हो जाता है। तो देखो साइन थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। देखो ना, साइन थीटा थीटा होता है, साइन 2 थीटा 2 थीटा होगा, साइन थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो थीटा बाई 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या आर थीटा बचेगा? हाँ, तो आर थीटा क्या बचेगा? डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएगा। और बहुत कम एंगल पे अगर तुम चल रहे हो, मान लो तुम यहां पर कहीं थे और यहां पर पहुंचे, तो भाई जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट वो एक ही हुआ ना। यहां पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे बनाओगे? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिला दो, ये डिस्प्लेसमेंट है और ये डिस्टेंस है एक्चुअल में। हाँ, ये डिस्प्लेसमेंट है। दोनों अलग है कि नहीं? हाँ सर, दोनों अलग है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो जब थीटा छोटा होता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल क्या रहता है? सेम रहता है। दूसरी बात, सर एंगुलर डिस्टेंस भी कोई चीज होता है क्या? जैसे आपने डिस्टेंस बोला तो सिंपल डिस्टेंस मतलब ये लीनियर डिस्टेंस है। यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोला और ये डिस्प्लेसमेंट बोला, तो आपने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बोली और डिस्प्लेसमेंट को 2r sin थीटा बाई 2 लिखा। तो एंगुलर डिस्टेंस भी कोई चीज होता है क्या? हाँ, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को एंगुलर डिस्टेंस बोल देंगे, ये थीटा को एंगुलर डिस्टेंस बोलेंगे, और थीटा किस डायरेक्शन में चला है वो फ्लेवर लिख दोगे तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से चलता है और आधा चक्कर लगाता है, तो कितनी एंगल घूमेगा वो? सर पाई रेडियन घूमेगा। अगर वो पूरा एक चक्कर लगा लेता है तो कितनी एंगल घूमता है? सर पाई और घूम जाएगा, मतलब 2 पाई रेडियन हो जाएगा। तो टोटल एंगल कितना घूमा? सर पाई पाई 2 पाई। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा आपका 0। सर डिस्प्लेसमेंट अगर सिर्फ पूछी तो यहां से चला, इन यहां आ गया, तो इन वन रोटेशन टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा वन रोटेशन में? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वन रोटेशन में हो जाएगा, ध्यान सुनना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वन रोटेशन में हो जाएगा 2 थीटा, सॉरी 2 पाई। 2 पाई यहां से चला पाई और यहां से चला पाई, 2 पाई इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंगुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा? एंगुलर डिस्टेंस भी हो जाएगा, मान लो ऐसे गया और फिर यहां आ गया, तो एंगुलर डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई बिना डायरेक्शन के। अगर मैं यही दो रोटेशन में बात करूं तो पार्टिकल यहां से चला, एक बार एंटी क्लॉकवाइज चलते 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 एक चक्कर लगाया, फिर एक और बार एक और चक्कर लगाया, 2 चक्कर लगाया, तो सर 2 चक्कर लगाया तो इन टू रोटेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? सर 4 पाई। सर नहीं सर, ये पाई 2 पाई चला फिर 2 पाई चला तो 4 पाई हो गया। हाँ 4 पाई। और एंगुलर डिस्टेंस कितना होगा? सर एंगुलर डिस्टेंस भी 4 पाई होगा। ये तुम्हारा एंटी क्लॉक में पूरी डायरेक्शन में चला है, तो सर एंगुलर डिस्टेंस और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। कैसे आएगा? ध्यान से सुनना। अब तुमको फील आ जाए तो यहां पे बताना कि अगर कोई पार्टिकल यहां से चला, एक चक्कर पूरा घूमा एंटी क्लॉकवाइज, वन रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज, और यहां पे पहुंचने के बाद ये कहता है कि नहीं मैं अब अलग फ्लेवर से चलूंगा, और क्लॉकवाइज चलते हुए पूरा एक रोटेशन और घूम गया, तो बताओ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ 0 और एंगुलर डिस्टेंस हुआ 4 पाई। अरे वाह, आज तक ना तो किसी किताब में ना ही कहीं आपने पढ़ा होगा ये, लेकिन यही है एक्चुअल कंसेप्ट। सर्कुलर मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जैसा कंसेप्ट लगता है। कैसे? अगर मैं बोलूं कि एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। वो चलते 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 कहीं जाएगी, रुकेगी, फिर पीछे आएगी। तो 1D में डायरेक्शन ऐसे होता है, या तो सीधे चलता रहे, या तो सीधे चलता रहे, या तो सीधे चलता रहे, या तो सीधे चलता रहे। ये 1D में चल रहा है, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा। लेकिन जैसे घूमा तो डिस्प्लेसमेंट घटने लगेगा, लेकिन डिस्टेंस में एक्चुअल पाथ लेते हैं। यहां भी वही चीज लगेगा। मैं आपको सिर्फ रिवीजन नहीं करा रहा, सिर्फ बातें बोल के नहीं जा रहा, हाथ से लिख रहा और पूरी कंसेप्ट बता रहा। ध्यान सुनिएगा, यहां पे सर्कुलर मोशन में 2 फ्लेवर होता है डायरेक्शन का, एक क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। अगर तुम यहां से एक चक्कर काटे एंटी क्लॉकवाइज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 2 पाई, एंगुलर डिस्टेंस भी 2 पाई। 2 चक्कर काटे एंटी क्लॉकवाइज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 4 पाई, एंगुलर डिस्टेंस भी 4 पाई। 3 चक्कर काटे एंटी क्लॉकवाइज, 6 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, 6 पाई एंगुलर डिस्टेंस। लेकिन अगर तुम आधा चक्कर काटे एंटी क्लॉकवाइज, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल पाई, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर मतलब एंगल वाला डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पाई, एंगुलर डिस्टेंस पाई, और यहां से वापस यहां आ गए, फिर
डायरेक्शन चेंज हो गया। तो इसमें डायरेक्शन चेंज होने का मतलब एंगुलर की डायरेक्शन चेंज होना, वो नॉर्मल डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रहा है, सर्कुलर पाथ पे चलेगा तो मोशन की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन तो लगातार चेंज हो रहा है, लेकिन सर्कुलर के फ्लेवर से एंगल में चलने का डायरेक्शन क्लॉक और एंटी क्लॉक से चेंज होता है। किससे चेंज होता है? क्लॉक और एंटी क्लॉक से चेंज होता है। देखो ना, वन रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज एंड अगेन अदर वन रोटेशन क्लॉकवाइज। बताओ पूरी फील है कि नहीं? अगर तुम ये समझ गए ना तो आगे दिक्कत नहीं होगी चीजें पढ़ने में। देखो दो रोटेशन में 4 पाई आएगा, क्या समझ में आया? अच्छा, अगर मैं तुमसे पूछूं टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब एंगल वाला डिस्प्लेसमेंट इन पाई रोटेशन मतलब सर पाई डिग्री चला नहीं, पाई इज द नंबर ऑफ रोटेशन, पाई कोई एंगल से थोड़ी ना है, पाई का वैल्यू होता है 3.14, ये 3.14 नंबर ऑफ रोटेशन है। तो एक रोटेशन में आदमी चलता है 2 पाई, तो एन रोटेशन में चलता है n इंटू 2 पाई, ये नंबर ऑफ रोटेशन की वैल्यू दी है पाई इंटू 2 पाई, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर, ये आंसर आएगा 2 पाई स्क्वायर। थोड़ा इन डेप्थ जाओ, समझने में थोड़ी कठिनाई आई होगी, लेकिन दो तरह का सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन होता है। वाह, पहली बार मुझे समझ में आ रहा है। एक भागने का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन, वो तो लगातार चेंज हो रहा है, और एक एंगल का डायरेक्शन, एंगल दो फ्लेवर में चेंज होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। चलिए अब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी दो तरीके से डिफाइंड होगा, एक होगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से? ओमेगा इज इक्वल टू टोटल एंगल डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, ये होता है फाइनल एंगल माइनस इनिशियल एंगल डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ये है तुम्हारा एवरेज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा एवरेज इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इंटू डी टी डिवाइडेड बाई इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। चलेगा क्या? बिल्कुल सर, यही तो होता है, यही तो होता है, बिल्कुल चलेगा। अब सुनना इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी किसी इंस्टेंट पर देखेंगे, एट टाइम टी। यहां पे सवाल सेम टू सेम जैसे लीनियर वेलोसिटी में बनता है ना, एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, वही यहां पे आता है इन टाइम टी। अब देखिए ये ओमेगा डिफाइन होगा रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डी थीटा बाई डी टी। इसको हम स्लोप ऑफ थीटा टी ग्राफ भी बोल सकते हैं। हाँ सर, स्लोप ऑफ थीटा ग्राफ बोल सकते। इसका यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। अच्छा याद करो, इसका जो यूनिट होता है ना रेडियन पर सेकेंड होता है, लेकिन इसका जो डायमेंशन होता है ना टी का पावर -1 होता है बस, क्योंकि थीटा डायमेंशन लेस है ना, थीटा डायमेंशन लेस है। अब ध्यान से सुनिएगा, एक इंपॉर्टेंट चीज यहां पे, ओमेगा इज इक्वल टू हमने लिखा डी थीटा बाई डी टी। अगर तुम्हारा ओमेगा कांस्टेंट है तो हम इसको 2 पाई बाई कैपिटल टी भी लिखते हैं, है ना। अगर कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा है, लगातार ओमेगा कांस्टेंट है, तो एक रोटेशन में एंगल चला 2 पाई और टोटल टाइम लिया टी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं 2 पाई बाई टी। इसको आप 2 पाई एफ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे ये है फ्रीक्वेंसी, जिसका यूनिट होता है हर्ट्ज टाइम इनवर्स, और ये है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो वही एंगुलर वेलोसिटी का ही दूसरा नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर वेलोसिटी का ही दूसरा नाम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और बड़ा आसान है, देखो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट अब ये समझना है कि ओमेगा कांस्टेंट और ओमेगा वेरिएबल में क्या फर्क है सर। अगर ये बात समझ में आ गया तो तुम गंगा नहा लोगे। ओमेगा कांस्टेंट का मतलब है पर सेकंड जो एंगल ट्रेवल कर रहा है वो कांस्टेंट है। जैसे मान लो कि यहां पर मैं हूं, 1 सेकेंड में मैं यहां आया, t इज इक्वल टू 0 पे यहां हूं, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर मैंने ये थीटा एंगल चली, अगले 1 सेकेंड में भी मैंने ये थीटा एंगल चली, अगले 1 सेकेंड में भी मैंने ये थीटा एंगल चली, मतलब t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे मैं यहां हूं, अगले 1 सेकेंड में भी मैंने थीटा एंगल चली, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे मैं यहां हूं, अगले 1 सेकेंड में भी मैंने थीटा एंगल चली, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड में मैं यहां हूं, अगले 1 सेकेंड में फिर मैंने थीटा एंगल चली, t इज इक्वल टू 5 सेकेंड में मैं यहां हूं। ये ओमेगा कांस्टेंट का एग्जांपल हो गया कि इन सेम डायरेक्शन, इन सेम सेंस, ऐसे सेम सेंस ऑफ रोटेशन, सेम सेंस में, या तो क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज तो एंटी क्लॉकवाइज, सेम सेंस में
एक यूनिट टाइम में या इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल एंगल चल, आई दादा, इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम, एंगल इन इक्वल टाइम, इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम, इन सेम सेंस ऑफ डायरेक्शन, in same sense of rotation, same sense of rotation, in same sense of rotation, sense of rotation, equal angle in equal time. देखो equal angle in equal time, तो इस केस में आप लिख सकते हो ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी, क्योंकि यहां पे अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो ओमेगा इंस्टेंटेनियस और ओमेगा एवरेज बराबर हो जाएगा। हाँ सर, ये तो बराबर हो जाएगा। अगर ये बराबर हो जाएगा तो यहां पे थीटा इज इक्वल टू सिंपल टोटल एंगल जो होता है ओमेगा इंटू टी लिख सकते हैं आप। यस, अब आते हैं वेरिएबल ओमेगा। क्या वेरिएबल ओमेगा होता है इक्वल टाइम में अनइक्वल एंगल, इक्वल टाइम में अनइक्वल एंगल। जैसे मान लो टी इज इक्वल टू 0 पे है तो टी इज इक्वल टू 1 पे इसने चला थीटा, और अगले टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड में, मतलब 1 से 2 सेकेंड के बीच में इसने चला अल्फा जो कि ज्यादा है, फिर चला ये बीटा, सर बाप रे बाप, फिर चला ये गामा, फिर ये बिल्कुल अलग है। तो ओमेगा यहां पे क्या है, वेरिएबल, वेरिएबल अनइक्वल एंगल, अनइक्वल एंगल इन इक्वल टाइम इंटरवल, इन इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल, इक्वल टाइम इंटरवल। बताइए क्या बात हुई, क्या बात हुई? ओमेगा वेरिएबल है तो अनइक्वल एंगल इन इक्वल टाइम इंटरवल, यही बात है क्या? हाँ, इसमें आप ये सीधा नहीं लिख सकते, इसमें अगर आपको निकालना है तो डी ओमेगा, सॉरी ओमेगा बराबर होता है डी थीटा बाई डी टी, तो डी थीटा इज इक्वल टू आएगा ओमेगा इंटू डी टी, यहां से इंटीग्रेट करके ये थीटा आप निकालेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू आएगा इंटीग्रेशन ऑफ ओमेगा इंटू डी टी। अच्छा, यहां पे एक और बात कि अगर कोई पार्टिकल कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा है तो उसका रोटेशन का सेंस, मतलब रोटेशन के सेंस में डायरेक्शन चेंज करना पॉसिबल नहीं है। कांस्टेंट ओमेगा से आप सर्कुलर पाथ पे सेंस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं कर सकते। देखो, सर्कुलर पाथ तो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन ही होता है हमेशा, क्योंकि सर्कुलर पाथ में जब पार्टिकल चलता है तो डायरेक्शन ऑफ मोशन तो चेंज हो ही रहा है। मैं डायरेक्शन ऑफ मोशन की बात नहीं कर रहा हूं, भागने की डायरेक्शन, वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सेंस ऑफ रोटेशन की बात कर रहा हूं। अगर ओमेगा कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा है, अगर पार्टिकल कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा है तो सेंस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं कर सकता। फिर माने कि अगर पार्टिकल ऐसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉक, कांस्टेंट ओमेगा से चल रहा है, तो कांस्टेंट ओमेगा से एंटी क्लॉकवाइज चलते 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 उसी कांस्टेंट ओमेगा की वैल्यू रखते हुए वो क्लॉकवाइज में नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? वो इसलिए नहीं आ सकता कि पार्टिकल मान लो ऐसे चल रहा है, देखो फिक्स ओमेगा से चल रहा है, 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 एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है, चल रहा है। अगर उसको क्लॉकवाइज आना है तो पहले रुकना पड़ेगा और फिर यू टर्न लेना पड़ेगा, जैसे 1D में होता है। जैसे मैं चल रहा हूं, चल रहा हूं, चल रहा हूं, अब डायरेक्शन चेंज करने के लिए हमें 1D में, 1D में डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने के लिए, 1D में डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने के लिए एक लाइन में ही रहना है। मुझे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करने के लिए रुकना पड़ता है और जहां रुकता हूं वहीं से यू टर्न लेके हम डायरेक्शन चेंज। उसी तरीके से सर्कुलर पाथ में अगर कोई पार्टिकल चल रहा 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 उसको डायरेक्शन चेंज करना है तो बिना रुके वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकता। सिंपल एग्जांपल तुम ऐसे समझ सकते हो कि मान लो मैं ये अपने, कुछ है नहीं मेरे पास, ये चप्पल पड़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, ये चप्पल को पकड़ लिया मैंने ऐसे और ऐसे घुमा, तो मैं कैसे घुमा रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। हाँ, अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते घुमाते क्लॉकवाइज घुमा के दिखा, सर घूम रहा, सर सर घूम रहा, हाँ, करते रह जाएगा, नहीं घुमा पाएगा। सर घुमा दूंगा मैं, घुमा, सर देखो, तो रुका तब आया, रुका तब घुमा। सर एकदम धागा खोल दिए फिजिक्स का। बताइए, समझ में आया? हाँ, तो यहां पे ओमेगा अगर कांस्टेंट है तो मैं रेट ऑफ चेंज इन ओमेगा की बात करूं, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन की बात करूं, तो जीरो होगा। बस इतना ही बताऊंगा कि एंगुलर एक्सेलरेशन इसमें जीरो होगा, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा वेरिएबल है तो रेट ऑफ चेंज इन ओमेगा कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन आएगा। अब यहां पे सर्कुलर मोशन में बात करते हैं रिलेशन बिटवीन, सिर्फ फॉर्मूला लिखता ना तो कब का खत्म हो जाता। रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। क्या ये माइंड मैप है या पूरा पढ़ा रहा हूं बे? बताओ, रिलेशन बिटवीन
टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। देखो ये पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा था, सर चल रहा था सर्कुलर पाथ पे। अब ये सर्कुलर पाथ पे चलते चलते, मान लो ये सर्कुलर पाथ पे चलते 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 यहां पहुंचा, ए और बी इसी स्पीड से यहां पे पहुंचा। तो जब यहां पे पहुंचा तो कितना आर्क ट्रेवल किया? सर आर्क ट्रेवल किया आर थीटा, ठीक है ना, आर्क लेंथ। क्या इसको मैं डिस्टेंस बोल दूं? हाँ सर, डिस्टेंस बराबर आर थीटा। अगर दोनों तरफ मैं डिफरेंशिएट करूं तो रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, आर कांस्टेंट है, डी थीटा बाई डी टी। कई स्पीड आ गया, रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस इज इक्वल टू आर डी थीटा बाई डी टी ओमेगा होता है। तो v बराबर आर ओमेगा। जहां पे ये जो v है वो आपका क्या है? स्पीड। स्पीड बराबर आर इंटू एंगुलर स्पीड होता है v। और ऑब्वियस सी बात है जब आपका ओमेगा कांस्टेंट है तो ऑब्वियस सी बात है v कांस्टेंट होगा। सर अगर मान लो ओमेगा वेरिएबल है तो ओमेगा वेरिएबल है तो v भी वेरिएबल होगा। और यही से तो डिफाइन होता है सर्कुलर और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर कैसे? अगर तुम्हारा ओमेगा कांस्टेंट है तो इसको कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में इक्वल एंगल में, इक्वल टाइम में इक्वल एंगल ट्रेवल करता हुआ पार्टिकल चलेगा तो ओमेगा कांस्टेंट तो v कांस्टेंट स्पीड से चल रहा होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कहते हैं कांस्टेंट स्पीड। सर कहते तो हैं। और ये ओमेगा वेरिएबल है तो ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाता है। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एकदम दिल में चीर के फील आया है क्या? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर ओमेगा जब वेरिएबल, तो ओमेगा वेरिएबल हो तो v वेरिएबल होगा ही होगा। इसका जीता जाता एग्जांपल यहां देखिए, बताइए ये आर्क लेंथ और साला ये आर्क लेंथ सेम है कि नहीं? हाँ, तो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस चला है बे। देखो ना, ये आर्क लेंथ ही डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है भाई साहब। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है भाई साहब। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है भाई साहब। इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है भाई साहब। स्पीड कांस्टेंट तभी ओमेगा एक कांस्टेंट। और जब ये कांस्टेंट होगा, ये पेयर कांस्टेंट होगा, तभी उसका ये पेयर कांस्टेंट होगा आमने सामने वाली खिड़की। और यहां देखो ये बदला, एक सेकंड में थीटा, अगले सेकंड में अल्फा, ये अलग अलग एंगल तो अलग अलग ओमेगा। तो देखो स्पीड अलग अलग, पहले एक सेकंड में सिर्फ इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले एक सेकंड में इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगले एक सेकंड में। साला ये नॉन यूनिफॉर्म नहीं तो और क्या है बे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन नहीं है तो और क्या है बे? अरे बाप रे बाप, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। यस, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। यस, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। यस, वाओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। यस, देख वाह क्या समझ में आया यूनिफॉर्म। और देख लो भी के कंसेप्ट से, ओमेगा के कंसेप्ट से, आमने सामने में भी ओमेगा चल रहा है। सिर्फ आर का फर्क है, क्योंकि आर्क लेंथ होता है। समझ में आया कि नहीं है? तो ये भी सही है। अब आइए हम बात करते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। सर एंगुलर एक्सीलरेशन की जैसे ही बात करोगे तो यहां पे आएगा अल्फा। हाँ, ये अल्फा भी दो तरह का होगा, इन टाइम टी, एट टाइम टी। हाँ सर, इन टाइम टी एंड एट टाइम टी, एट टाइम टी, इन टाइम टी, एट टाइम टी, इन टाइम टी, एट टाइम टी। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? इन टाइम टी मतलब किसी इंस्टेंट पे। तो किसी इंस्टेंट पे तुम एंगुलर एक्सीलरेशन देखोगे, किसी इंस्टेंट पे अगर एंगुलर एक्सीलरेशन देखोगे तो ये क्या होगा? एंगुलर एक्सीलरेशन तो रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इन टाइम टी। सर तो ये एवरेज हो जाता है रे, ओ हो, ये आएगा इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन ओमेगा। यहां से कह सकते हो स्लोप ऑफ ओमेगा टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ ओमेगा टाइम ग्राफ। यस सर, ये क्या है? स्लोप ऑफ ओमेगा टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ ओमेगा टाइम ग्राफ है। हाँ सर, इसका यूनिट क्या होगा? सर यूनिट होगा इसका रेडियन पर सेकेंड। और इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन होगा, ये होता है तुम्हारा, ये खुद होता है t-1, एक टी और है, t-2 आ जाएगा। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट होगा। समझ में आया? एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन क्या होगा?
टोटल चेंज इन एंगुलर स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हो जाएगा ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये आ जाएगा एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन। ये क्या है? एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन, टोटल चेंज इन एंगुलर स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, अल्फा एवरेज को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ओमेगा इंटू डी टी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। हाँ सर, अब सिर्फ अगर मैं एंगुलर पैरामीटर की बात करूं, अगर मैं सिर्फ एंगुलर पैरामीटर की बात करूं, सिर्फ एंगुलर पैरामीटर की बात करूं, तो यहां पे 3 एंगुलर पैरामीटर, मैं कोई लीनियर यहां पे घुसाऊंगा नहीं। सर्कुलर पाथ में सिर्फ एंगुलर, एंगल टोटल एंगल कितना घूमा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगल किस रेट से घूम रहा है, एंगुलर स्पीड, एंगुलर वेलोसिटी, और जो एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रहा है पर सेकंड, वो एंगुलर एक्सेलरेशन। सिर्फ एंगल में खलू तो नाली कंसेप्ट यहां पे कैसे आएगा, देख, थीटा, ओमेगा एंड अल्फा। और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट नाली कंसेप्ट, कभी भी नाली कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किस लिए? क्या करना उसके लिए नहीं, क्या करना उसके लिए नहीं, क्या नहीं करना उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है। सर माने की देखिए, अगर आपके पास थीटा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया है और हमसे एंगुलर वेलोसिटी पूछा है, तो हम इसका क्या करेंगे सर? डिफरेंशिएशन करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? सॉरी, रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगा? इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ये हो जाएगा आपका स्लोप ऑफ थीटा टी ग्राफ, स्लोप ऑफ थीटा टी ग्राफ, ये होगा स्लोप ऑफ थीटा टी ग्राफ। क्या होगा ये? क्या होगा ये? स्लोप ऑफ थीटा टी ग्राफ। मतलब थीटा टी ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, वो एंगुलर स्पीड को बताएगा। सर ठीक है, समझ में आ गया। तो थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे थीटा है उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ओमेगा मिलेगा। थीटा टी ग्राफ का स्लोप, डिफरेंशिएशन मतलब स्लोप, वो भी ओमेगा मिलेगा। इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे ओमेगा को, तो डी ओमेगा बाई डी टी हमको एंगुलर एक्सेलरेशन मिलेगा। और स्लोप ऑफ ओमेगा टी ग्राफ, ओमेगा टी ग्राफ इज एंगुलर एक्सेलरेशन, इज एंगुलर एक्सेलरेशन। सर डन है, डन है। 1 मिनट और, जिस तरीके से आप पढ़ते हो ना, वी ए बराबर डीवी बाई डी टी और v इंटू डीवी बाई डी एक्स, ये एक्सेलरेशन होता है। सेम यहां पे भी पैटर्न आएगा कि अल्फा बराबर होगा, मैं यहां पे बता देता हूं तुमको प्रूफ करके, जैसे अल्फा बराबर होता है डी ओमेगा बाई डी टी, यहां पे मैं डी थीटा से मल्टीप्लाई और डी थीटा से डिवाइड कर देता हूं। ये तो होता ही है ना, ये रखा है यहां पे, डी थीटा से मल्टीप्लाई, डी थीटा से डिवाइड कर देता हूं। अगर ये डी थीटा पीछे चला जाए, डी टी आगे चला जाए, तो अल्फा बराबर क्या आएगा? अल्फा बराबर आएगा डी ओमेगा, और ये डी थीटा आगे चला गया, ये डी टी पीछे गया, डी थीटा बाई डी टी। तो डी थीटा बाई डी टी क्या होगा सर? ओमेगा। तो अल्फा बराबर आ गया ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा। सर ऐसा सवाल आता है क्या? हाँ, इसमें भी तो सवाल आता है। जब तुम्हें ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया हो, तो ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ थीटा दिया हो, तो ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा भी एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी टी भी, ओमेगा इंटू डी ओमेगा बाई डी थीटा भी एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। क्लियर है क्या सर? ये बात तो क्लियर है। तो बताओ, अगर मुझे थीटा पता है, ओमेगा पूछा है, तो डिफरेंशिएशन और थीटा का स्लोप ओमेगा, ओमेगा दिया अल्फा पूछा है, तो डिफरेंशिएशन ओमेगा का स्लोप अल्फा, ओमेगा दिया है अल्फा पूछा है, एंगुलर वेलोसिटी दिया है, एंगुलर एक्सेलरेशन पूछा है, तो डिफरेंशिएट करेंगे और इसका स्लोप ये बताएगा। अगर अल्फा दिया है और इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया, तो भैया नाली में गिरे मिलोगे। और अगर मैंने इसका स्लोप देख लिया, भाई साहब, अगर अल्फा टी ग्राफ का स्लोप देख लिया तूने, स्लोप ऑफ अल्फा टी ग्राफ, सीधा नाली में से आह आह की आवाज आएगी तुम्हारी, आह आह बचाओ रे माई गे माई। ठीक है। और जब तुम्हें अल्फा दिया है, तो तुम सिर्फ इंटीग्रेट ही कर सकते हो, अल्फा इंटू डी टी का इंटीग्रेशन करोगे, ये डेल्टा ओमेगा देगा, मतलब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एरिया ऑफ इंटीग्रेशन मतलब एरिया ऑफ अल्फा टी ग्राफ। एक चीज और बताऊंगा, दिमाग का जंग खोल देगा, कि जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो बहुत छोटा इंटरवल लेते हैं, किसी इंस्टेंट पे करते हैं, इसलिए वो इंस्टेंटेनियस देता है। जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक इंटरवल में लेते हैं, इसलिए वो एक इंटरवल में हमें चेंज देता है। तो भाई मेरे, यहां पे जब थीटा को डिफरेंशिएट कर रहा था, इंस्टेंटेनियस एंगुलर स्पीड मिला, ओमेगा को डिफरेंशिएट किया, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन मिला, और स्लोप इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन को बताता है। लेकिन जब मैंने इंटीग्रेट किया, तो टोटल चेंज इन एंगुलर स्पीड बताया।
अल्फा इंटू dt क्या होगा, डेल्टा ओमेगा। एरिया ऑफ अल्फा टी ग्राफ इज डेल्टा ओमेगा। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो ये होगा टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, मतलब एरिया ऑफ ओमेगा टी ग्राफ। और देखो एरिया के इंटरवल में रहते हो, यहां से यहां तक का एरिया, यहां से यहां तक का एरिया, लेकिन स्लोप एक इंस्टेंट पर देखते हैं। एरिया ऑफ ओमेगा टी, एरिया ऑफ ओमेगा एंड टी ग्राफ, एरिया ऑफ ओमेगा टी ग्राफ टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रहेगा। अगर थीटा को डिफरेंस इंटीग्रेट कर दिया तो नाली मिलेगा। थीटा टी ग्राफ का एरिया, एरिया ऑफ थीटा टी ग्राफ, एरिया ऑफ थीटा टी ग्राफ इज नाली। ऐसे एंगुलर पैरामीटर के साथ भी ग्राफ बनता है। तो यहां पे बहुत एक अच्छी बात मुझे पता चली कि एंगुलर पैरामीटर के बारे में ही सिर्फ अगर बात हो, एंगुलर पैरामीटर के बारे में ही सिर्फ अगर बात हो तो कभी भी हम अल्फा का ना तो स्लोप देखेंगे ना डिफरेंशिएट करेंगे, कभी भी हम थीटा का ना तो एरिया देखेंगे ना डिफरेंशिएट करेंगे। इसका सिर्फ हम स्लोप देखेंगे और इंटीग्रेट कर नहीं करेंगे, सॉरी, ना तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे ना तो एरिया देखेंगे। इसका हम सिर्फ स्लोप देख सकते हैं और डिफरेंशिएट कर सकते हैं। इसका हम स्लोप देखेंगे तो आगे जाएंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो पीछे जाएंगे। तो इसका एरिया और स्लोप दोनों देख सकते हैं। स्लोप देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, अल्फा मिल जाएगा। एरिया देखेंगे तो क्या मिल जाएगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। इसका अगर हमने स्लोप देख लिया या डिफरेंशिएट कर दिया तो नाली मिलेगा। बोलो मानते हो कि नहीं, बोलो मानते हो कि नहीं। ये बात भी सही है यार, तो जोरदार चल रहा बे, एकदम बढ़िया दिमाग में बैठ रहा है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। ठीक है, उसके बाद हम क्या बात कर रहे थे, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, एक बात बताओ, यहां पे कंफ्यूज नहीं हो रहे हो सर, डिस्प्लेसमेंट भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी है। पार्टिकल चल रहा है तो उसके वेलोसिटी भी होगी लीनियर, एंगुलर वेलोसिटी भी है। एंगुलर एक्सेलरेशन भी है अल्फा, और सिर्फ एक्सेलरेशन भी होगा क्योंकि देखो लगातार डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो तो वेलोसिटी भी चेंज होगी। हाँ, तो उनके बीच में रिलेशन भी होगा। हाँ, इसलिए तो सर्कुलर मोशन लोगों को मुश्किल लगता है, लेकिन आपके लिए आसान बना के दे दूंगा। एंगुलर पैरामीटर किस में रिलेशन के बीच अगर सिर्फ सवाल है तो ऐसे कर लेंगे आप, ये आपको दिख रहा है। हाँ, अब रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन देखिए। तो आपने यहां पे पढ़ा कि स्पीड बराबर होता है आर ओमेगा, पढ़ा है क्या? हाँ सर, स्पीड बराबर आर ओमेगा होता है, स्पीड बराबर आर ओमेगा होता है। यहां पे जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो एक्चुअल में वेलोसिटी नहीं लिया है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, सिर्फ स्पीड लिया मैंने। ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी लिया मैंने, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को ही स्पीड कहते हैं, है ना। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं। तो ये हो जाएगा डीवी बाई डी टी इज इक्वल टू आर बाहर डी ओमेगा बाई डी टी। तो ये आ जाएगा बेटा आपका ए टी इज इक्वल टू आर अल्फा। तो देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन नहीं है, कंफ्यूज मत होइएगा। दिस इज नॉट अ रिलेशन बिटवीन, बच्चा कहता है ए बराबर आर अल्फा, बच्चा कहता है ए बराबर आर अल्फा हो गई, ए बराबर आर अल्फा, ए एक्सेलरेशन और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं। दिस इज द रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। This is the relation between tangential acceleration and angular acceleration. This is not a relation between acceleration and angular acceleration. अच्छा, सिर्फ मैं डिस्प्लेसमेंट पूछूं, सिर्फ वेलोसिटी पूछूं, सिर्फ एक्सेलरेशन लिख के दे दूं ना, सिर्फ एक्सेलरेशन हो तो आप समझेंगे एक्सेलरेशन मतलब लीनियर एक्सेलरेशन, ए एक्सेलरेशन। और सिर्फ वेलोसिटी बोलो तो भी, है ना, ये बात समझते हो। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोलो तो वो डिस्प्लेसमेंट चेंज इन पोजीशन वो sin थीटा बाई 2 वाला डिस्प्लेसमेंट। सर ठीक है, अब यहां पे ये जो रिलेशन है वो रिलेशन एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन में नहीं है, लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में नहीं है। यह टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन जो सिर्फ स्पीड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, जो पाथ के लॉन्ग होता है, वो एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन। यहां पर अगर मैं बेटा आपसे पूछूं, यहां पे अगर मैं आपसे पूछूं तो जितना डिस्टेंस इसमें ट्रेवल किया है उतना ही डिस्टेंस यहां ट्रेवल किया, उतना ही डिस्टेंस यहां, उतना ही डिस्टेंस यहां ट्रेवल किया है, एक एक यूनिट सेकंड में। तो क्या मैं लिखूं इक्वल एंगल इन इक्वल टाइम, इक्वल टाइम के जगह पे इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। हाँ, तो यहां पे स्पीड क्या है, कांस्टेंट, यहां पे स्पीड कांस्टेंट है, तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड क्या हो जाएगा, 0। तो 80 तुम्हारा यहां हो जाएगा 0।
और एटी जीरो तभी भी अल्फा जीरो, क्योंकि रिलेशन आप करते हैं एटी बराबर अल्फा। लेकिन बेटा यहाँ पे एक्सीलरेशन जीरो नहीं है सर, एक्सीलरेशन जीरो नहीं है ना, देखो डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, स्पीड कांस्टेंट है, हाँ स्पीड कांस्टेंट है, देखो ओमेगा कांस्टेंट तो स्पीड भी कांस्टेंट है, और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो स्पीड भी कांस्टेंट है। स्पीड मतलब कितना तेज चल रहा है पार्टिकल, वो कांस्टेंट है। तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड क्या हो जाएगा सर, स्पीड कांस्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज इन स्पीड जीरो, एंगुलर एक्सीलरेशन जीरो। लेकिन एक्सीलरेशन तो होगा सर, एक्सीलरेशन कैसे आएगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करने के लिए। अच्छा सर इसमें बताओ, इसमें तो अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हाँ तो अलग अलग स्पीड से चल रहा है, हाँ तो स्पीड वेरी कर रहा है और साथ में डायरेक्शन भी वेरी कर रहा है, तो दोनों एक्सीलरेशन होगा, एक टेंजेंशियल जो पाथ के लॉन्ग होता है, एक नॉर्मल जो डायरेक्शन चेंज करता है। आपको मैंने 1D में पढ़ाया है, जो एक्सीलरेशन स्पीड को चेंज करता है, जो पाथ के लॉन्ग होता है उसको टेंजेंशियल कहते हैं, और जो नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है पाथ के परपेंडिकुलर, वो डायरेक्शन चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। थोड़ा समझिए कंसेप्ट को, बहुत खोल के कंसेप्ट को थोड़ा खोल के समझिए सर। ठीक है, यहां तक तो हमको समझ में आया, हमको ये भी समझ में आया। तो सर अगर मैं बात करूं एक्सीलरेशन की, तो उसमें सर मोटा मोटा 4 तरह के एक्सीलरेशन हो गए। फिर कैसे 4 तरह के एक्सीलरेशन हो गए, ध्यान से समझिएगा, कैसे 4 तरह के एक्सीलरेशन हो गए। तो एक एक्सीलरेशन हो गया मेरा नेट एक्सीलरेशन जो ए होता है, दूसरा हो गया मेरा एटी, तीसरा हो गया मेरा एसी जो नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहते हैं, और एक हो गया मेरा अल्फा। ओ वाह, तो ये चारों अलग अलग हैं। इसको हम सिर्फ एक्सीलरेशन पूछे ना तो इसके बारे में हम सोचेंगे, सिर्फ एक्सीलरेशन पूछे तो। अगर टेंजेंशियल एक्सीलरेशन पूछे, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, तो हम इसके बारे में सोचेंगे, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होता है ये। और ये है बेटा एंगुलर एक्सीलरेशन, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन जो सेंटर की तरफ होगा, या नॉर्मल एक्सीलरेशन भी कहते हैं, पाथ के परपेंडिकुलर नॉर्मल एक्सीलरेशन जो सेंटर की, देखो पाथ सर्कुलर पाथ ऐसे, पाथ के परपेंडिकुलर नॉर्मल, तो नॉर्मल इससे परपेंडिकुलर सेंटर की तरफ ही तो गया, इससे परपेंडिकुलर सेंटर की तरफ तो गया, तो नॉर्मल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन एक ही बात हो गई। और ये होता है आपका एंगुलर एक्सीलरेशन। तो अभी तक आपने जो चर्चा करी ना, अभी तक आपने जो चर्चा करी वो किसके बारे में चर्चा करी, सर एंगुलर पैरामीटर पे ज्यादा फोकस किया सर। हमने थीटा समझा, घुमा घुमा के थीटा समझा सर, हमने ओमेगा समझा, घुमा घुमा के कांस्टेंट ओमेगा समझा, यूनिफॉर्म ओमेगा समझा, वेरिएबल ओमेगा समझा, उसी के बेसिस पे यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन कैसे हो सकता है वो समझा। उसके बाद हमने अल्फा समझा, फिर हमने एटी समझा। अब इसमें जब तुम बात करोगे ना, तो हमेशा याद रखना, 1D में भी पढ़ा है कि एक रिलेशन एटी और आर अल्फा में होता है, एटी इज इक्वल टू आर अल्फा। तो एक रिलेशन आपको एटी और अल्फा में मिलता है, क्या, एटी बराबर आर अल्फा। ठीक है, एक रिलेशन बेटा एसी होता है, ये होता है वी स्पीड का होल स्क्वायर बाई आर, ये अभी पढ़ेंगे हम। तो एक रिलेशन एसी और स्पीड में आ गया, और एक रिलेशन यहां पे होता है नेट एक्सीलरेशन जो होता है हमेशा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन और सेंट्रीपिटल नॉर्मल एक्सीलरेशन का वेक्टर सम, और ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा परपेंडिकुलर, अबे भाई ये पाथ के लॉन्ग, पाथ के परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं टेंजेंशियल मतलब टेंजेंट के लॉन्ग, इसको बोलते हैं नॉर्मल मतलब उससे परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर ये हमेशा होगा। हाँ सर ये परपेंडिकुलर होगा, तो मॉड ऑफ एक्सीलरेशन यहां पे हमेशा क्या आएगा, रूट अंडर एटी का होल स्क्वायर प्लस एसी का होल स्क्वायर। अब मान लो कि तुम्हारा 80 नहीं है, एक केस होता है ना जब 80 नहीं होता, 80 नहीं होता तो 80 नहीं है तो ये नहीं है, तो यही एक्सीलरेशन हो जाएगा। 80 नहीं है तो अल्फा भी नहीं होगा, ठीक है ना। अगर 80 है तो अल्फा है, तो 80 है तो अल्फा होगा, 80 नहीं है तो अल्फा भी नहीं है, तो अल्फा अगर मुझे पता है तो 80 निकाल सकते हैं, ठीक है। तो 80 और अल्फा में एक रिलेशन ये होता है, और स्पीड का होल स्क्वायर बाय आर से यहां से एसी निकल जाता है, ये मैं पूरा ड्राइव करके बताऊंगा अभी, और इन दोनों के वेक्टर फॉर्म से एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड निकलता है। तो ये मोटा मोटा तुम्हारा यहां पे रिलेशन है। अब सर अल्फा जो है जो आपने यहां पे अल्फा हमें बताया, एंगुलर एक्सीलरेशन हमने बताया, इस पे थोड़ा और समझने की कोशिश हम करें अगर, तो दो तरीके से ओमेगा चेंज हो सकता है। मान लो ओमेगा कांस्टेंट है, तो आप बॉडी घूम रही है और कांस्टेंट इस एंगुलर स्पीड से बॉडी चल रही है, तो यहां तो अल्फा होगा 0। हाँ। अब मान लो यहां पे पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, तो ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा। एक चीज और यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि थीटा, ओमेगा और अल्फा, इन सब की दो ही डायरेक्शन पॉसिबल है, या तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन
बाहर की तरफ या परपेंडिकुलर टू द प्लेन अंदर की तरफ, दो ही फ्लेवर में होता है। पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये सब आउटवर्ड होंगे, आउटवर्ड इफ एंटी क्लॉकवाइज मोशन, एंटी क्लॉक मोशन। अगर मैं एंटी क्लॉक मोशन की बात करूं, अगर मैं एंटी क्लॉक मोशन की बात करूं तो थीटा ओमेगा अल्फा क्या होगा, बाहर की तरफ होगा। और अगर मैं थीटा ओमेगा अल्फा इनवर्ट देखूं तो क्लॉकवाइज मोशन में होता है। इनवर्ट कहां होगा, क्लॉकवाइज मोशन में, क्लॉकवाइज मोशन में, क्लॉकवाइज मोशन में। तो अब एक और सवाल बनता है, एक और सवाल बनता है कि भाई साहब मुझे ना एंगल बिटवीन ओमेगा और वी बताओ क्या होगा। अबे 90 डिग्री। एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन अल्फा एंड ए क्या होगा, 90 डिग्री। एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन ओमेगा एंड अल्फा क्या हो सकता है, तो या तो 0 डिग्री नहीं तो 180 डिग्री, दो ही पॉसिबल डायरेक्शन है इन सर्कुलर मोशन, इन सर्कुलर मोशन। सर ये बहुत तेजी में बता दिया सर, और ये कहीं कोई किताब में नहीं लिखा, या आप ये सिर्फ कंसेप्ट और दिमाग ही खोल सकता है और जब समझ सकते हैं पूरी खोल के पढ़ेंगे तब। तो ये बताओ एक बार कैसे कह रहे हो आप। तो बेटा इन सब को ना हम एक शॉर्ट में एक शब्द में कहते हैं कि ये सब है एक्सियल वेक्टर, ये सब है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर मतलब इसका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होगा, और कोई भी पार्टिकल घूमती है तो उसका डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होने का मतलब यह होता है कि पार्टिकल अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है तो उसका एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो पार्टिकल इस प्लेन में घूम रहा है तो भाई उसकी पोजीशन तो इसी प्लेन में होगी सेंटर रिस्पेक्ट में, और वेलोसिटी तो इसी प्लेन में होगी, एक्सीलरेशन भी चेंज इन वेलोसिटी इसी प्लेन में होगी। तो लीनियर पैरामीटर सारा इस प्लेन में और एंगुलर पैरामीटर सारा बाहर। तो एंगल बिटवीन एनी लीनियर पैरामीटर और एनी एंगुलर पैरामीटर इज ऑलवेज 90 डिग्री। रिलेशन बिटवीन एनी लीनियर पैरामीटर और एनी एंगुलर पैरामीटर इज ऑलवेज 90 डिग्री। But how? See here, see here, a particle is here and move करके गया there, तो ये डिस्प्लेसमेंट है इसी प्लेन में है, और थीटा जो होता है वो तो एंगुलर एक्सियल वेक्टर तो बाहर होगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी, तो मैंने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं बोला, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट बोला है, एंड एंगुलर वेलोसिटी, बताओ ये क्या होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो कैसे, देख भाई, देख भाई, ये सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल तेरा चल रहा है, ये सर्कुलर पाथ पे पार्टिकल तेरा चल रहा है। एक बात बता, किसी इंस्टेंट पे इसकी वेलोसिटी बोल इधर है, यहां पे वेलोसिटी इधर होगी, तो क्या वेलोसिटी इसी प्लेन में है, हाँ, ओमेगा किधर होगी, ओमेगा बाहर की तरफ होगी। सर कैसे पता चला, एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा एक्सियल वेक्टर होता है, बाहर आएगा, तो ओमेगा बाहर और ये वेलोसिटी, बता ना, ये इस प्लेन में और ओमेगा बाहर है, ओमेगा तेरे अंदर इधर है, तो 90 डिग्री नहीं हुआ क्या, ये बता, ये 90 डिग्री नहीं हुआ क्या, हाँ सर। तो एक सवाल और यहां बनता है कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ ओमेगा और वी क्या होगा, 0 डिग्री, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस, हाँ, कॉस 90 होता है जेड, डॉट प्रोडक्ट में आता है कॉस, और कॉस 90 होता है 0। सर मजा आ गया एकदम, बता, अब बता, एंगल बिटवीन अल्फा एंड ए। अब भाई साहब ये वेलोसिटी पहले इधर था, ये वेलोसिटी इधर है, तो मान लो कि टेंजेंशियल एसिलेशन भी कुछ है 80, सेंट्रीपिटल एसिलेशन है एसी सेंटर की तरफ और पाथ की तरफ, तो नेट एसिलेशन आएगा वो तो इसी प्लेन में आएगा, और अल्फा अगर है तो अल्फा तो बाहर आएगा, तो भी 90 डिग्री। और एंगल बिटवीन ओमेगा एंड अल्फा, तो ओमेगा एंड अल्फा 0 और 180 हो सकता है, ओमेगा एंड अल्फा में 90 एंगल का भी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जिस प्लेन में पार्टिकल चल रहा है, सिर्फ सर्कुलर मोशन मैंने जानबूझ के लिख दिया है। अब तुम कोरियोलिसिस फोर्स ले आओगे और सर्कुलर मोशन का पाथ चेंज कर दोगे तो अलग है ना, तो सर्कुलर मोशन सिंपल नहीं रह जाएगा। अगर मैं बोलता हूं इन फिक्स्ड प्लेन, इन फिक्स्ड प्लेन अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा है, इन फिक्स्ड प्लेन अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ में चल रहा है, इन फिक्स्ड प्लेन अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, इन फिक्स प्लेन अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, तो या तो ओमेगा बढ़ेगा, सर अगर ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा होगा ही नहीं, तो या तो ओमेगा बढ़ेगा, अगर ओमेगा बढ़ रहा है तो जिधर ओमेगा है उधर ही अल्फा, मतलब दोनों एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों बाहर, और अगर
एंटी क्लॉकवाइज पार्टिकल चल रहा है और ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज है और अल्फा तुम्हारा क्लॉकवाइज हो गया, तो ये रिटार्डेशन हो जाएगा। एक्सियल वेक्टर है ना, अगर प्लेन फिक्स है सर्कुलर पाथ का तो दो ही डायरेक्शन है एक्सिस का, अंदर या बाहर। तो यहां पे फोटो भी बनाते, यहां पे फोटो भी बनाते। मान लीजिए पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है और इसकी स्पीड बढ़ रही है, तो बाय डिफॉल्ट ये बाहर की तरफ हो गया, ये भी बाहर की तरफ हो गया। तो देखो एंगुलर स्पीड बढ़ रही है, एंगुलर स्पीड बढ़ रही है, ठीक है। अगर पार्टिकल तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये घट रही है तो अल्फा हो जाएगा अंदर की तरफ क्लॉकवाइज। तो अल्फा और ओमेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो देखो ओमेगा घट गया। यहां पे मान लो कि क्लॉकवाइज चल रहा है तो ओमेगा अंदर की तरफ और अल्फा तेरा बाहर की तरफ, ये बाहर की तरफ अपोजिट होगा तो ओमेगा घटेगा। इसको हम एंगुलर रिटार्डेशन कहते हैं, एंगुलर रिटार्डेशन। रिटार्डेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिटार्डेशन? रिटार्डेशन इज सिंपली अ एक्सेलरेशन विच इज अपोजिट टू द वेलोसिटी। मतलब जिधर वेलोसिटी है ना उसके अपोजिट में अगर एक्सेलरेशन है तो वो रिटार्डेशन होगा, जिसमें वो स्पीड को कम कर दे, स्लो डाउन कर दे। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड रिटार्डेशन, ये गलत है। पॉजिटिव एक्सेलरेशन भी रिटार्डेशन हो सकता है। देखो यहां पे अंदर वाला अल्फा, यहां पे बाहर वाला अल्फा, दोनों रिटार्डेशन है क्योंकि दोनों ओमेगा के अपोजिट। ओमेगा एंटी क्लॉकवाइज, अल्फा क्लॉकवाइज, ओमेगा क्लॉकवाइज, अल्फा एंटी क्लॉकवाइज। देखो दोनों में एंगुलर स्पीड घट रहा है। यहां पे मान लो क्लॉकवाइज पार्टिकल चल रहा है तो ओमेगा तेरा अंदर और अल्फा भी तेरा अंदर, तो देखो ओमेगा बढ़ जाएगा। देखो दोनों सेम है, दोनों क्लॉकवाइज है, दोनों अंदर तरफ है। समझ में आ रही है ये बात? समझ में आ रही है बात? ठीक है सर, ये भी अच्छा लग रहा है, ये भी अच्छा लग रहा है। अब अगर तुम्हारा एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब एक तो एंगुलर एक्सेलरेशन है ही नहीं, अल्फा जीरो। चलो सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात, अगर मैंने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करी, किसकी बात करी? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करी। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन? सर पता चल रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ यूनिफॉर्म मोशन? नहीं। पहली बात, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। सर व्हाई इट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? क्योंकि जब भी मोशन की यूनिफॉर्मिटी की बात होगी, किसकी बात होगी? मोशन की यूनिफॉर्मिटी की बात होगी, तो वेलोसिटी से देखी जाएगी। और यहां पे डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज हो रहा है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी वेरिएबल है, वेलोसिटी वेरिएबल है। तो ड्यू टू डायरेक्शन, ड्यू टू वेरिएबल डायरेक्शन, वेलोसिटी वेरिएबल, और वेलोसिटी वेरिएबल मतलब वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म है, और वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म तो मोशन नॉन यूनिफॉर्म। तो जब मोशन नॉन यूनिफॉर्म है तो इसको यूनिफॉर्म क्यों बोलते हैं? यूनिफॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है। सर एंगुलर स्पीड है एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी हो गया एंगुलर स्पीड इनटू डायरेक्शन का फ्लेवर, और डायरेक्शन दो ही है, या तो एंटी क्लॉकवाइज में ओमेगा कांस्टेंट से चल रहा है, अगर एंटी क्लॉकवाइज उसकी डायरेक्शन फिक्स हुई। अगर तुमसे बोले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होता है कि एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, क्या बोलोगे? दोनों। क्या बोलोगे? दोनों। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है या एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होता है? एक मिनट रुक जाना, क्या है भाई? ओहो बहुत ब्लर भेजा है। बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है कि एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होता है? क्या कांस्टेंट होता है? एंगुलर वेलोसिटी कि एंगुलर स्पीड? कम ऑन टेल मी। दोनों, दोनों। क्यों? क्योंकि एक बार एंगुलर स्पीड कांस्टेंट हो गया तो एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, उसको कोई माई का लाल चेंज नहीं कर सकता अगर सर्कुलर मोशन का प्लेन फिक्स है तो। और सिंपली सर्कुलर मोशन जो हमारे सिलेबस में हो फिक्स प्लेन में होता है, अगर प्लेन वेरी कर दूंगा ना तो कोरियोलिसिस फोर्स लगेगा, वो हमारे आउट ऑफ द सिलेबस है। तो अगर मैं कहता हूं, भाई ये बहुत कंट्रोवर्शियल वर्ड है, कहीं नहीं लिखा किताब में, लेकिन मैं अगर कहता हूं इफ एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज कांस्टेंट, angular speed is constant, then angular velocity must be constant.
नहीं सर, ऐसे थोड़ी ना होता है। ये तो वो वाली बात हो गई, आपने ही सिखाया है कि अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी के बारे में थोड़ी ना कह सकते हैं। वेलोसिटी तो डायरेक्शन चेंज करने से, स्पीड बारे में मतलब हाउ फास्ट का आपको पता है, डायरेक्शन का तो पता ही नहीं। लेकिन सर्कुलर मोशन में क्या होता है कि अगर एंगुलर स्पीड मैंने कांस्टेंट बोल दी, तो या तो क्लॉकवाइज चल रहा होगा, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा होगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज कांस्टेंट स्पीड चल रहा है तो एंटी क्लॉकवाइज ही चलता रहेगा, उसको डायरेक्शन चेंज करने के लिए रुकना पड़ेगा। रुक सकता नहीं क्योंकि तूने ओमेगा कांस्टेंट कर दिया, रुक सकता नहीं क्योंकि तूने एंगुलर स्पीड कांस्टेंट कर दिया। यस सर, यस सर। तो अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो एंगुलर वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट। और समझो, समझाता हूं, मेरे पास कुछ है नहीं यार, सॉरी, मेरे पास कुछ है नहीं, अभी ऐसे ही आ गया था, सो के उठा और मैंने सोचा लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, है ना, ऐसे ही सो के उठा और मेरा मन किया लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं, ब्लैंक पीपीटी पे पूरा पड़ा, है ना, सो के उठा, मन किया लेक्चर रिकॉर्ड करते हैं। तो कुछ है नहीं भाई, एक चप्पल पड़ा है, रस्सी पड़ा है, ठीक। अब सुन, अगर मैं कांस्टेंट स्पीड से घुमा रहा हूं तो ऐसे घुमाऊंगा, कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है, 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 कांस्टेंट स्पीड से घूम रहा है ना। ओमेगा को तू चेंज कर नहीं सकता, ज्यादा कम कर नहीं सकता। अब डायरेक्शन चेंज करके दिखा। सर हो सकता है ना, देखो इसको थोड़ा स्लो कर, स्लो नहीं कर सकते, कांस्टेंट स्पीड है तो सर ऐसे करते हैं। देखो अभी बताओ, क्लॉकवाइज मोशन है, हाँ, ओमेगा कहां पे होगा, क्लॉकवाइज अंदर, और ऐसे 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 घुमा दिया। अबे ये अलाउड नहीं है चमन, फिक्स प्लेन में, फिक्स्ड प्लेन, प्लेन फिक्स्ड है, और वही सिलेबस में। प्लेन चेंज करोगे तो सर्कुलर मोशन रह ही नहीं जाएगा, ठीक है ना। प्लेन अगर चेंज किया तो सर्कुलर मोशन रह ही नहीं जाएगा, ठीक है। इफ एंगुलर स्पीड इज कांस्टेंट देन एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट। तो सर्कुलर मोशन अगर यूनिफॉर्म है तो एंगुलर स्पीड भी कांस्टेंट होता है और डायरेक्शन आप चेंज कर ही नहीं सकते। अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट तो डायरेक्शन चेंज कर ही नहीं सकते। तो सेम वो ऐसे मैं बोल दूं ना कि इफ स्पीड इज कांस्टेंट इन 1D, if speed is constant in 1D, then मेरी बात समझना, if speed is constant in 1D then velocity must be constant। ये एकदम सही है, ये एकदम सही है कि अगर 1D में स्पीड कांस्टेंट है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा ही होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा ही होगा। इफ स्पीड इज कांस्टेंट इन 1D, क्योंकि 1D में तू सेम रफ्तार से भाग रहा है, अब 1D में रफ्तार तो चेंज कर नहीं सकता, रुक नहीं सकता, तो पीछे जाएगा कैसे, और पीछे पीछे ही डायरेक्शन चेंज करने का ऑप्शन है, क्योंकि 1D में चल रहा है, एक लाइन पे चल रहा है। सर अभी देखो आप ऐसे ऐसे गए और ऐसे ऐसे वापस आ गए, नहीं भाई वहां रुकना पड़ेगा। इफ स्पीड इज कांस्टेंट इन 1D देन वेलोसिटी मस्ट बी कांस्टेंट। अगर ऐसे मैं बोलता हूं सिंपल कि स्पीड कांस्टेंट देन वेलोसिटी कांस्टेंट, नहीं, गलत हो गया। स्पीड कांस्टेंट तो सर्कुलर पाथ पे है, वेलोसिटी कहां कांस्टेंट, डायरेक्शन चेंज हो रही है। लेकिन 1D में अगर मैंने बोल दिया स्पीड कांस्टेंट तो मैं सीधा भाग रहा हूं स्पीड कांस्टेंट 1D में, स्पीड कांस्टेंट रुक नहीं सकता, और जब तक रुकूंगा नहीं डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, डायरेक्शन चेंज होगा, डायरेक्शन सेम तो वेलोसिटी सेम, बता, ठीक है। तो अब आते हैं इस पर, अब आते हैं इस पर। अगर मैं बोलता हूं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जिसमें एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होगा, मतलब एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होगा ही होगा, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट, तो लीनियर स्पीड भी कांस्टेंट। अगर एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो एंगुलर एक्सीलरेशन 0, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0, वाओ, बट डायरेक्शन वेरिएबल है, डायरेक्शन वेरिएबल है। अगर डायरेक्शन वेरिएबल है तो वेलोसिटी वेक्टर वेरिएबल होगा, वेलोसिटी वेक्टर वेरिएबल होगा तो एक्सीलरेशन होगा। तो अब एक्सीलरेशन कौन सा होगा, 80 तो है नहीं, तो नेट एक्सीलरेशन तुम्हारा AC होगा, और नेट एक्सीलरेशन सिर्फ यही बचेगा, और कोई एक्सीलरेशन है नहीं, क्योंकि अल्फा 0 80 0। तो इस 4 में से 2 जीरो, ओए भाई भाई भाई, इस 4 में से 2 जीरो, तो एक A बराबर AC बचेगा बस। देखो A बराबर AC बचेगा बस। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिस इज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट गाइस, गाइस, ओके सर। अभी एक्सेलरेशन होगा कितना, तो अभी समझेंगे, अभी समझेंगे। सबसे पहले तो ये समझो, सबसे पहले तो ये समझो कि ओमेगा कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है,
ये सर ये भी कह सकते हैं। अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तो वर्क डन होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो वर्क डन जीरो, मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कोई वर्क नहीं होता। पावर क्या होता है? पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, तो पावर जीरो। बट फोर्स, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन है तो फोर्स लग रहा होगा, मतलब फोर्स है, फोर्स है लेकिन कोई वो वर्क नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मोमेंटम तो वेरिएबल ही होगा। अगर मैं मोमेंटम की बात करूं तो सर मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी वेक्टर वेरिएबल, इसलिए मोमेंटम वेरिएबल। मोमेंटम वेरिएबल है तो रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम फोर्स होगा, फोर्स होगा, लेकिन वो फोर्स ना तो पावर डिलीवर करेगा ना तो वर्क डन करेगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट है। काइनेटिक एनर्जी इसलिए कांस्टेंट है कि स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड इसलिए कांस्टेंट है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है, बस डायरेक्शन बदल रहा है इसलिए वेलोसिटी बदलेगा, वेलोसिटी बदलेगा तो मोमेंटम बदलेगा, मोमेंटम बदलेगा तो फोर्स लगेगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन होता है जिसमें एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होता है, एंगुलर स्पीड कांस्टेंट होता है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है तो स्पीड कांस्टेंट हो जाएगा, स्पीड कांस्टेंट है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, स्पीड कांस्टेंट है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जीरो, ओमेगा कांस्टेंट है तो अल्फा जीरो एटी जीरो, बट स्पीड कांस्टेंट है इसलिए काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगा तो वर्क डन जीरो होगा, वर्क डन जीरो होगा तो पावर जीरो होगा। लेकिन डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन बदल रहा है, डायरेक्शन वेरिएबल है तो वेलोसिटी भी वेरिएबल होगा, डायरेक्शन वेरिएबल है तो वेलोसिटी भी वेरिएबल होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? ये भी बात ठीक है, ये भी बात ठीक है, ये भी बात एकदम ठीक है सर जी, ठीक है। अब बात आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, ए पॉइंट से मान लो बी पॉइंट तक गया, ऐसे ये थीटा एंगल ट्रेवल किया, ये कितना एंगल ट्रेवल किया? थीटा एंगल ट्रेवल किया, रेडियस आर है, तो एवरेज चेंज इन वेलोसिटी कितना होगा? तो सिंपल सी बात है, अगर मैं चेंज इन वेलोसिटी की बात करूं, चेंज इन वेलोसिटी की बात करूं, ऐसे जा रहा पार्टिकल, ऐसे घूम के यहां पे आया, ऐसे जा रहा, तो अगर मैं ए और बी के बीच में चेंज इन वेलोसिटी की बात करूं तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? सर चेंज इन वेलोसिटी मतलब आप ऐसे कह रहे हो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो सेम है वी और वी, डायरेक्शन दोनों के बीच में कितना एंगल होएगा? थीटा। देखो ये हमेशा आर के पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर इनिशियल वेलोसिटी, और ये अभी भी इससे परपेंडिकुलर है, तो जितना ये एंगल घूमा उतना ही वेलोसिटी एंगल घूमेगा। तो दो ऐसे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, दो ऐसे वेक्टर का सब्ट्रैक्शन जिनका मैग्नीट्यूड सेम है और उनके बीच में एंगल थीटा है, तो क्या हो जाएगा? 2b sin थीटा बाई 2। तो ये है आपका चेंज इन वेलोसिटी दो पॉइंट के बीच में, 2b sin थीटा बाई 2। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? सर यहां पे एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड टोटल टाइम टेकन। चेंज इन वेलोसिटी बोलो सर 2b sin थीटा बाई 2, यस, और टाइम कितना होगा? तो सर स्पीड पता ही है, ये डिस्टेंस बटा स्पीड टाइम होगा, डिस्टेंस कितना है? आर थीटा बटा वी। अब एक काम करो, वी को ऊपर ले जाओ, 2 को नीचे लाओ, तो वी ऊपर जाएगा तो क्या हो गया? वी स्क्वायर बटा वी स्क्वायर, देखो ये वी ऊपर चला गया तो वी स्क्वायर, आर नीचे है, आर है, इनटू साइन थीटा बाई 2 है, हाँ सर, और इस 2 को नीचे लाऊंगा, एक थीटा बचा हुआ है, थीटा बाई 2। तो एक पैटर्न बना तुम्हें एवरेज एक्सेलरेशन का, और ये एवरेज एक्सेलरेशन ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, तो एसी एवरेज आ गया। क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एटी तुम्हारा होता है 0, अल्फा होता है 0, तो एटी 0 तो ए ही एसी है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में अगर तुमसे एक्सेलरेशन पूछ दे, अल्फा निकालने का कोई लॉजिक है नहीं, अल्फा निकालने का कोई लॉजिक है नहीं। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा एसी एवरेज इज इक्वल टू, एसी एवरेज इज इक्वल टू, एसी एवरेज इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर इंटू साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2। ये क्लियर है क्या? साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2। अगर मैं किसी इंस्टेंट पे एक्सेलरेशन देखूं, कौन सा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है ये, इंस्टेंटेनियस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन देखो। सर ये तो एक्सेलरेशन है ना, अबे एक्चुअल में 80 है ही नहीं, तो जो ए है वही एसी है, नॉर्मल एक्सेलरेशन ही आएगा, सेंट्रीपिटल ही आएगा, तो एसी बराबर हो जाएगा वी स्क्वायर बाई आर, और किसी इंस्टेंट पर देख रहा हूं तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0। सर्कुलर मोशन में किसी इंस्टेंट पे देखने का मतलब क्या है कि मैं यहीं पर देख रहा हूं, तो यहीं पे देख रहा हूं, तो चेंज इन थीटा कितना हो जाएगा? यहां पे 0, और चेंज इन थीटा 0 होता है तो साइन थीटा बाई 2 सिंपल थीटा बाई 2 होगा, एंगल छोटा होता तो साइन थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2, तो ये इससे कट गया, 1 आ गया, तो ये टर्म पूरा 1 है। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किसी इंस्टेंट पे होता है वी स्क्वायर बाई आर, वी को मार ओमेगा लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर आर, और
एक वी रहने देते हैं, एक वी को आर ओमेगा लिखे तो आर से आर कटेगा, ये आएगा। तो एक्चुअल में तुम्हारा इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन ऑन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब इंस्टैंटेनियस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या इंस्टैंटेनियस एक्सेलरेशन होता है वी स्क्वायर वी आर ओमेगा स्क्वायर आर या 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 ओमेगा इंटू वी, ये होता है। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? हाँ सर, ये बात तो हमको एकदम चमक रही है सर, ये बात तो हमको चमक रही है। इसकी डायरेक्शन किधर होगी? तो मैंने बोला है अभी तुम्हें कि नॉर्मल एक्सेलरेशन है, मतलब इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन होगा नहीं जिधर वेलोसिटी है, क्योंकि उस डायरेक्शन में अगर थोड़ी भी एक्सेलरेशन आ गई टेंजेंट के लॉन्ग जिधर पार्टिकल चल रहा है वेलोसिटी की तरफ, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी चेंज हो, स्पीड चेंज हो जाएगा। तो ये नॉर्मल मतलब इसके परपेंडिकुलर ये आएगा ऐसे। यहां पे अगर वेलोसिटी है तो ये आएगा ऐसे, यहां पे अगर वेलोसिटी है तो ये आएगा ऐसे, और यहां पे अगर वेलोसिटी है तो ये आएगा ऐसे। ये आ रहा है आपका ऐसे, देखिए ये आ रहा है आपका ऐसे, ये आ रहा है ऐसे, ये आ रहा है ऐसे, ये आ रहा है ऐसे, देखिए ये आ रहा है ऐसे। बताइए चमक रही है क्या? देखो भैया, अब मुझे बताओ कि सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सीलरेशन की जो वैल्यू है वो वेरिएबल है कि कांस्टेंट है? सर वैल्यू कांस्टेंट है, देखो क्योंकि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड कांस्टेंट, तो वी स्क्वायर वी आर की वैल्यू क्या होगी? सर ये तो कांस्टेंट रहेगी। यस सर, ये कांस्टेंट रहेगी। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, मतलब सिर्फ वैल्यू अगर मैं देखूं, मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन is constant, magnitude of centripetal acceleration 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 is constant, but not centripetal acceleration, but not centripetal acceleration। क्यों? क्योंकि यहां पे वेलोसिटी की डायरेक्शन जैसे अभी ऊपर है, इधर गई, वेलोसिटी की डायरेक्शन जैसे चेंज हो रही है, उसी तरीके से सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन देखो अभी पीछे है। भाई तुम इस प्लेन में ये ओरिजिन दोगे तो ऐसे तो लिखोगे नहीं आई कैप, ये जे कैप, ये माइनस आई कैप, ये माइनस जे कैप, अभी वेलोसिटी बोलो सर जे कैप में, अभी माइनस आई कैप में, अभी वेलोसिटी माइनस जे कैप में, अभी वेलोसिटी आई कैप में, ये तो बोलोगे। हाँ सर ये तो हम बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये हम बोलेंगे। तो अभी वेलोसिटी एक्स में, अभी वेलोसिटी वाई में, उसी तरीके से एक्सीलरेशन अभी किधर है? माइनस आई में, अभी माइनस जे में, अभी आई में, अभी इधर। तो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन इज वेरिएबल, डायरेक्शन ऑफ एसी इज वेरिएबल। अगर डायरेक्शन ऑफ एसी तुमको वेरिएबल नहीं समझ में आ रहा है तो वेलोसिटी कैसे वेरिएबल ये बता। इसका जवाब मिल गया तो इसका जवाब मिल जाएगा। तो यहां पर देखना, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो अब यहां पे एक बात समझ में आती, यहां पे एक बात समझ में आती सर, क्या बात समझ में आती सर? एक बात समझ में आती कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। मतलब वाला यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, क्या 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 यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, विथ नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। समझ में आएगी नहीं है? ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की कहानी है। अच्छा इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात, तुमसे अगर एवरेज वेलोसिटी पूछे तो सर अभी तुमने निकाला एवरेज वेलोसिटी, नहीं वो चेंज इन वेलोसिटी निकाला था। चेंज इन वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी एक चीज नहीं है। चेंज इन वेलोसिटी होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वो हो गई चेंज इन वेलोसिटी। एवरेज एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, ये होता है ना। डेफिनेशन पे जाओ, समझो क्यों सवाल नहीं होते। कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट। एवरेज एक्सीलरेशन की जब मैं बात करूंगा तो ये होता है ना चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, ये होता है ना। हाँ मैं तो एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, एवरेज एक्सीलरेशन नहीं। एवरेज वेलोसिटी क्या होगा सर? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट टोटल टाइम। व्हाट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट? सर टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा किसी दो पॉइंट के बीच में, टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा 2r साइन थीटा बाई 2, एकदम सही पकड़े हो। टाइम क्या हो जाएगा? टाइम वही डिस्टेंस अपॉन स्पीड, r थीटा बाई v।
तो आर से आर तो कट गया, v ऊपर चला जाएगा, तो v साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2, ये एवरेज वेलोसिटी। यस, एवरेज वेलोसिटी। जैसे इस पर अगर तुमसे सवाल पूछे, एक पार्टिकल है और यहां से चल रहा v स्पीड से, चलते चलते आधा सर्कुलर मोशन कंप्लीट कर लिया, तो a और b के बीच में एवरेज वेलोसिटी बताओ। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालो? एवरेज एक्सीलरेशन पूछ ही नहीं रहा मैं, एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा हूं। तो एवरेज वेलोसिटी दो तरीके से निकाल सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला है v इंटू साइन थीटा बाई 2 बटा थीटा बाई 2, या तुम इससे निकालो, इससे निकालो कि टोटल एंगल कितना चला सर पाई। तो एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। हाँ, एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यहां से यहां तक पार्टिकल गया तो टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 2r बड़ा टोटल टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस ये पाथ लेंथ पाई आर बटा स्पीड v, तो पाई से पाई नहीं कटेगा, आर से आर कटेगा, उधर चला गया 2, तो 2v बाई पाई आंसर आ रहा। तो इससे कर ले, टोटल एंगल चला है पाई तो रख पाई, पाई बाई 2 साइन पाई बाई 2 इज 1, ये पाई आ जाएगा 2 ऊपर था, 2v बाई पाई, 2v बाई पाई मैच कर गया। हाफ सर्कुलर पाथ कब चला है? हाफ सर्कुलर पाथ, हाफ सर्कुलर पाथ, आधा सर्कुलर कब है ये? आधा सर्कुलर। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट, मजा आया कि नहीं आया बताओ। नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसको कहते हैं? तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की अगर बात हुई तो कैसी बात होगी? तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात होगी कि सर सबसे पहले तो हम बात करेंगे सबसे पहले तो हम बात करेंगे, अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करी तो ओमेगा वेरिएबल होगा। अगर ओमेगा वेरिएबल है तो अल्फा आएगा। हाँ सर, अल्फा कुछ ना कुछ होगा। अगर ओमेगा वेरिएबल है तो स्पीड भी वेरिएबल होगा। हाँ सर, अगर मेरा स्पीड वेरिएबल है तो at इज नॉट इक्वल टू 0, तो a बराबर आपका आ जाएगा आर अल्फा, a बराबर आ जाएगा आर अल्फा, at बराबर आर अल्फा, सॉरी at बराबर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बराबर अल्फा, क्योंकि दोनों कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा। और सर डायरेक्शन भी वेरिएबल है। हाँ सर, डायरेक्शन वेरिएबल है, तो डायरेक्शन वेरिएबल है तो वेलोसिटी वेरिएबल होगा, वेलोसिटी वेरिएबल होगा, डायरेक्शन वेरिएबल है तो ac आएगा, तो डायरेक्शन वेरिएबल होने से ac आता है, नॉर्मल एक्सीलरेशन डायरेक्शन बदलता है, और वेलोसिटी वेरिएबल है तो a आएगा, और at भी है, तुम बोलोगे a बराबर यहाँ पे होगा at प्लस ac, और ac की वैल्यू हमने तुम्हें निकाल के दे दी। किसी भी इंस्टेंट पर, किसी भी इंस्टेंट पर जो ac की वैल्यू होती है किसी भी इंस्टेंट पर, वो कितनी होती? v स्क्वायर बाई आर। ac की वैल्यू कितनी होती किसी भी इंस्टेंट पे? v स्क्वायर बाई आर। ac की वैल्यू किसी इंस्टेंट पर कितनी होती? v स्क्वायर बाई आर। ठीक है क्या? ac की वैल्यू किसी इंस्टेंट पे कितनी होती? v स्क्वायर बाई आर। तो a बराबर आपका आ गया 80 प्लस ac। अब यहां पे ध्यान से सुनना, क्या स्पीड वेरिएबल है तो काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल होगी? सर काइनेटिक एनर्जी वेरिएबल होगी, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वर्क डन होता है। तो क्या वर्क नॉट इक्वल टू 0 आएगा? हाँ सर, वर्क कुछ ना कुछ होगा, तो पावर डिलीवर्ड भी होगा। हाँ सर, पावर नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ये कहानी होगी, इतना मोटा मोटा समझ गए। अब यहां पे दो केस बनेगा। पहला केस, अगर एंगुलर स्पीड वेरिएबल है तो ओमेगा या तो एंगुलर स्पीड बढ़ रहा होगा, एंगुलर स्पीड ओमेगा क्या हो रहा होगा? इंक्रीज हो रहा होगा। अगर एंगुलर स्पीड ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो पक्की बात है कि अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था, ओमेगा तुम्हारा एंटी क्लॉकवाइज की वजह से बाहर है, तो अल्फा भी तुम्हारा बाहर होगा, है ना? अल्फा भी तुम्हारा क्या होगा? बाहर होगा। ये केस बनेगा। हाँ सर, और इसी केस में ध्यान से देखिए, अगर बेटा ओमेगा इंक्रीज हो रहा है, ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड भी बढ़ेगा, और स्पीड बढ़ाने के लिए जिस डायरेक्शन में पार्टिकल चल रहा है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन उधर ही होना चाहिए। अगर उसके अपोजिट हुआ, और 80 तो हमेशा पाथ की तरफ ही होगा, जिधर पाथ है उधर ही होगा, तो स्पीड बढ़ाने के लिए जिधर वेलोसिटी उधर ही 80 होना चाहिए। अगर उससे अपोजिट 80 हुआ, और उससे अपोजिट 80 हुआ तो स्पीड घटा देगा। हाँ सर, तो स्पीड बढ़ाना है, क्योंकि ओमेगा बढ़ेगा तो स्पीड भी तो बढ़ेगा, स्पीड v भी तो बढ़ेगा। हाँ सर, तो इधर 80 होगा, इस तरफ क्या होगा सर? इधर ac होगा। इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आएगा, कहीं ना कहीं बीच में आपका a आएगा। एग्जैक्टली कहां होगा मुझे नहीं पता, लेकिन इनके बीच में तो 80 और ac का वेक्टर सम ही तो ये होता है। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में अगर मैं अल्फा एंगल मानूं, तो इस tan अल्फा अगर मैं लिखता हूं, tan अल्फा क्या होगा? देखो 80 और ac का वेक्टर सम है, इस ac को उठा के यहां भी तो पुट कर सकते हो तुम। हाँ, तो tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर ac
देखो ये परपेंडिकुलर AC बटा AT, AC बटा AT, तो AC और AT में एक रिलेशन यहां से आ गया, देखो ना, ये tan अल्फा परपेंडिकुलर अपन बेस, ठीक है। और AT जो होता है वो R अल्फा से निकल सकता है अगर तुम्हारे पास अल्फा पता है तो, और AT को ऐसे भी लिख सकते हैं dV बाई dt, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड ही तो होता है, वेलोसिटी नहीं, वेक्टर नहीं लिखा है मैंने, dV बाई dt लिखा। और अगर मैं AC लिखता हूं तो वो होता है V स्क्वायर बी आर, AC नॉर्मल एक्सीलरेशन। तो अगर तुम्हें स्पीड पता है किसी इंस्टेंट पर तो V स्क्वायर बी आर से तेरा AC आ जाएगा, और अगर स्पीड पता है किसी इंस्टेंट पे तो उसका डिफरेंशिएशन तुम्हारा AT दे देगा। AC और AT पता चल गया मान ले, तो हम देख रहे हैं कि AT और AC दोनों परपेंडिकुलर, उसका वेक्टर सम है एक्सीलरेशन, ये तेरा AT प्लस AC वेक्टर सम एक्सीलरेशन। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, रूट अंडर AT का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन। देख भाई मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलरेशन क्या होगा, रूट अंडर AT का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर। क्या समझा ये बात? हाँ। अगर भाई तेरा स्पीड घट रहा होता, अगर तेरा स्पीड घट रहा होता तो देख यहां पे पाथ कैसा होता, तो पाथ यहां पे ऐसा होता कि मान लो ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चल रहा भी, तो AT थोड़ा पीछे होता और AC भाई साहब सेंटर की तरफ होता, तो इन दोनों का वेक्टर सम इधर आता है। हाँ सर ये बात भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। अब यहां पर देखना, ये A है और ये V है, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन, अच्छा A इधर ही क्यों है, क्योंकि AT और AC, AT पीछे क्यों है, क्योंकि स्पीड घटाना है, क्योंकि स्पीड घटाना है। तो ये जो अल्फा एंगल है वो देखो 90 से बड़ा है क्या, हाँ, इफ एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड विल डिक्रीज, स्पीड विल डिक्रीज। और यहीं पे केस बनता है कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डॉट प्रोडक्ट अगर लोगे तो निगेटिव आएगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल है 90 से बड़ा, तो कॉस कोई एंगल जो 90 से बड़ा एंगल हो निगेटिव आता है। और वही चीज यहां पर देखो, यहां पर दो अल्फा एंगल है तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट यहां पे पॉजिटिव आएगा। और बड़ी सरप्राइजिंग है कि एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव तो पक्की बात है स्पीड बढ़ेगा, और एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का डॉट प्रोडक्ट जीरो, क्योंकि ये वेलोसिटी और एक्सीलरेशन देखो 90 डिग्री पर है। तो इफ वेलोसिटी और एक्सीलरेशन का डॉट प्रोडक्ट तुम्हारे जीरो आ गए तो स्पीड कांस्टेंट होगा, बोलो हाँ कि ना? यस सर। तो तीन केस बनते भाई मेरे, ओ भाई 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 भाई, तीन केस बनते क्या, VA का डॉट प्रोडक्ट निगेटिव तो स्पीड घटेगा, अगर V और A का डॉट प्रोडक्ट जीरो तो स्पीड कांस्टेंट, और अगर V और A का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव तो स्पीड बढ़ेगा। ये तीन केस है, याद रखिए सही बात है। अब यहां देख भाई, अब देख, मान ले ये एंगल कुछ मैं निकालूं, ये बीटा बोल दूं, तो बीटा अल्फा में रिलेशन पता चल जाएगा क्योंकि 180 है, और tan बीटा यहां पे क्या हो जाएगा सर, tan बीटा अगर निकालना चाहो तो ये AT है और ये AC है, इस AC को उठा के यहां रख दोगे, AT ज्यादा नीचे चला गया, ये AT है, ये AT है, AC को इधर रख दो अगर आप, तो एक्चुअल में पहला वेक्टर AT दूसरा वेक्टर AC, इन दोनों का रिजल्टेंट ये, तो tan बीटा क्या होगा AC बाई AT। तो वही तरीका है निकालने का, बीटा बीटा बीटा, ये बीटा निकल जाएगा, बीटा निकल जाएगा तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बीच में अल्फा एंगल भी निकल जाएगा। और वैसे A का मैग्नीट्यूड होता है रूट अंडर AT का होल स्क्वायर प्लस AC का होल स्क्वायर, सही है, कोई खास बात नहीं यहाँ पे। एक और चीज, उल्टा मैकेनिज्म, उल्टा मैकेनिज्म क्या, कि मान लो यहां पे एक पार्टिकल है और इसकी वेलोसिटी ये दी हुई है और नेट एक्सीलरेशन ये दिया हुआ है, रेडियस वेक्टर आपका ये है और ये एंगल दिया हुआ है, कोई भी एंगल दिया हो सकता है, ये अल्फा एंगल दिया है, और पूछ रहा है कि सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन की वैल्यू क्या हो। बड़ा आसान, बड़ा आसान है, कैसे, देखो ये कौन सा एक्सीलरेशन है बताओ तो, क्या ये वेलोसिटी की तरफ है, ना 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 ना, क्या वेलोसिटी से परपेंडिकुलर है, ना 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 ना, तो वेलोसिटी की तरफ नहीं है तो AT नहीं है, वेलोसिटी से परपेंडिकुलर नहीं है तो AC नहीं है, तो ना 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 कहा है रे। तो सर ये जो A है इसका दो कंपोनेंट होगा, इस A का एक कंपोनेंट होगा इधर, ये होगा A cos अल्फा, और एक कंपोनेंट होगा इधर, ये होगा A sin अल्फा। A cos अल्फा इज कॉल्ड V
A cos alpha is called A T, क्योंकि A का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की तरफ AT और A cos alpha is AC एंड AC इज नथिंग बट V स्क्वायर VR। तो अगर मुझे A और V पता है या फिर V और अल्फा पता है तो देखो AC निकल जाएगा। देखो AC क्या होता है, V स्क्वायर VR होता है और AC तुम्हारा A sin अल्फा है। एक रिलेशन है। समझ गए ना कि सॉल्व कैसे करना है, क्या चीज है यहां पे अप्लाई होगी, वो चीज समझ में आ गया ना, इंपॉर्टेंट ये। अच्छा बेटा, अगर मैं dv वेक्टर बाई dt लिखूं या मैं dv बाई dt लिखूं या मैं मॉड ऑफ v वेक्टर बाई dt लिखूं या मैं dv वेक्टर बाई dt का मैग्नीट्यूड ले लूं, इन चारों में क्या फर्क है? इन चारों में क्या फर्क है? तो सुनना ध्यान से। चल ये दोनों तो सेम लिखता है। अच्छा ये लिखो dv वेक्टर बाई dt, एक्चुअल में ये एक्सेलरेशन है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, एक्चुअल में ये एक्सेलरेशन है। ठीक है सर, ये क्या है? तो सर ये वेलोसिटी में आपने वेक्टर लगाया नहीं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड रख रहे होगे, तो ये दोनों तो सेम ही हो गया सर। यस, ये सही बात पकड़ी, ये दोनों सेम हो गया। या तो तुम वेक्टर लगाओ तो मॉड लगा के मैग्नीट्यूड लिखो बस, तो मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ये होता है एटी। हाँ सर, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड ही तो होता है ये, तो एक्चुअल में रेट ऑफ चेंज इन स्पीड है। क्या ये दोनों सेम नहीं है? नहीं, इसमें पहले डी बाई डी टी करके मॉड लिया, तो ये तुम्हारा मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। कई बार बच्चा समझता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन को हम एटी कहते हैं। ना ना मुन्ना ना, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन हो गया कि तुमने एक्सेलरेशन निकाला, डी बाई डी टी निकाला, देखना डी बाई डी टी निकाला और डी बाई डी टी निकाल के मॉड लगा रहे हैं ना, मतलब एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड है बस। एक्सेलरेशन अगर 5 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर आई कैप है तो उसका मैग्नीट्यूड 5 बोल रहा है। और एटी होता है रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। एटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, ये अलग है। एटी और मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन अलग होता है। रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड ये अलग, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड ये होता है एटी, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड ये होता है एटी, रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। या एटी को तुम ऐसे भी कह सकते हो कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन along velocity, along velocity। और along velocity मतलब वेलोसिटी की तरफ ही नहीं, along line of velocity, मतलब जिस लाइन पे चल रहा है उस लाइन की तरफ, वो वेलोसिटी की तरफ भी हो सकता है, वेलोसिटी के अपोजिट भी हो सकता है, लाइन ऑफ वेलोसिटी। ये होता है एटी का डेफिनेशन। एटी का डेफिनेशन एक्चुअल में ये है कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की तरफ है। मान लो कोई पार्टिकल ऐसे कर्व पे चल रहा है कहीं पे और इस लाइन पे पार्टिकल चलता हुआ, यहां पे इसकी वेलोसिटी है और मान लो ये एक्सेलरेशन है। और याद रखना कि कर्व पे अगर कहीं पार्टिकल चल रहा है तो एक्सेलरेशन हमेशा कॉनकेव साइड की तरफ ही होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन इधर चेंज हुआ है, तो एसी इधर होगा, एटी इधर होगा और इन दोनों का वेक्टर सम ये आएगा इधर। तो ए का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी की तरफ आएगा, मान लो ये अल्फा एंगल है तो ए कॉस अल्फा ही तो आएगा ये। हाँ सर, और ये आ जाएगा ए साइन अल्फा। ए का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है उसी को एसी कहते हैं। कंपोनेंट ऑफ ए, कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू velocity, component of a parallel to velocity, that is 80, that is 80। क्लियर है भाई? ऐसे ही सो के उठ के रिकॉर्ड कर दिया मैं, कोई प्रिपरेशन था नहीं, 1 घंटे 17 मिनट का हुआ है। ऐसे ही धुआंधार तरीके से नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे डायनेमिक्स। ठीक है, द एंड। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर डायनेमिक्स कर लेंगे और वर्टिकल सर्कुलर मोशन एक साथ कर लेंगे। बहुत डिटेल में आपको सर्कुलर मोशन की सारी बातें खोल के बताती, कुछ नहीं छोड़ा भाई, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ तो बताया, सब कुछ, सारी कंसेप्ट, पूरी चीज, पूरी 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 पूरी। ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बाय बाय।